जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और दोस्त, आज हम पहुंच चुके हैं आपका इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास पर। कल की क्लास का आपने रिवीजन किया होगा, या कहूँ कि मुझे आप सब लोगों से उम्मीद है कि आपने पिछली कक्षाओं का रिवीजन किया होगा। ठीक है, तो दोस्त, आज ये हमारी लास्ट क्लास भी है वंडर क्लास की। तो एक अच्छा रिवीजन करने का प्रयास हमने किया। आप सब लोगों को कैसा रिवीजन लगा अब तक का आप जरूर बताना, उसका रिव्यू जरूर देना। ठीक है, आज ध्यान से पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। 50 तक हम कर चुके थे, अभी 51 से स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय रेलवे बजट को सामान्य बजट के साथ में, जो रेलवे बजट आता है उसको जो साथ ही आपका जनरल बजट आता है उसके साथ में कब से किया गया, तो क्या बोलेंगे भैया, उसको 2017 से किया गया। कब से किया गया? 2017-18 से किया गया। ठीक है, आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि आपका पहले एक वर्थ कमेटी के अनुसार क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। ठीक है, अभी तो क्या होते हैं, दोनों बजट एक साथ आते हैं, एक साथ आते हैं। मैं आपसे पूछूं बजट का आर्टिकल कौन सा है, आपको पता होना चाहिए भैया। बजट को एक आर्टिकल 112 में डिफाइन किया गया है। किसमें? आर्टिकल 112 में डिफाइन किया गया है। लेकिन फाइनेंस बिल कहाँ पर डिफाइन किए गए हैं? वो आर्टिकल आपका क्या बोलेंगे, आर्टिकल 117 में, 117 में भैया डिफाइन किए गए, ए एंड सी में, है ना। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? जो 15वां वित्त आयोग था, बोलेंगे जी। सबसे पहले तो पूछा जाता पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष। पहला, जो पहला फाइनेंस कमीशन था, फाइनेंस कमीशन को किस आर्टिकल में बताया गया है? पहले वित्त आयोग के थे केसी नियोगी, 1951 से 56 तक जिसको रिपोर्ट देनी थी। ठीक है, पहले वित्त आयोग के, ये पूछा जाता है। दूसरा आपसे पूछा जाता है दोस्त, क्या वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है? तो आप कहेंगे भैया फाइनेंस कमीशन जो आता है आपका, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन जो हमारा आता है ये आता है आर्टिकल 281 में। किस में आता है? आर्टिकल 281 में आता है। ठीक है, 281 में। इसमें क्या बताया गया है आपका? इसमें बताया गया है भैया कि एक तो इसमें अध्यक्ष होता है, तो जैसे केसी नियोगी पहले के अध्यक्ष थे। एक तो इसमें प्रेसिडेंट होते हैं, और बाकी कितने होते हैं? चार अदर, चार अन्य लोग होते हैं। ठीक है, उसमें से दो जो होते हैं वो फुल टाइम के लिए होते हैं, और दो जो होते हैं वो फुल टाइम के लिए नहीं होते हैं। ओके, तो क्या बोलेंगे, एक 15वें के कौन थे? एन के सिंह। और 16वें के कौन बन गए हैं, फटाफट से बताइए। 16वां वित्त आयोग जो अभी गठित हुआ है रिसेंट में, उसके लिए किसको किया गया है अपॉइंट? भैया अरविंद पनगड़िया को। क्या बोलेंगे? अरविंद पनगड़िया को। आप सबको भी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे आइए। इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है जो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है? इनडायरेक्ट टैक्स, संपत्ति कर, वेल्थ डायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर कैसा टैक्स है? वो दोस्त आपका एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, आज हमने क्लास को लेट शेड्यूल करवाया थोड़ा सा, दरअसल में मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, एक शॉर्ट रिकॉर्ड करना था, तो उसके चक्कर में, है ना, उसके चक्कर में। अरे यार, ये चोर लोग हैं, मानते ही नहीं है, क्लासेस को यूट्यूब पर डालते रहते हैं। कितने कॉपीराइट दे दिए कि भैया क्लास के कंटेंट को मत डालो, मानते ही नहीं है बच्चे। कितने, कम से कम भी 20 को तो दे चुके हैं अब तक। रोज नया आ जाता है, एक रोज नया आ जाता है ना। तो जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स है आपका। भारत में वस्तु एवं सेवा कर के अधीन आने वाली चार टैक्स स्लैब कौन कौन सी हैं? 6%, 9%, 18% या 28%? पांच, छह होती है क्या? बोलेंगे नहीं भैया। छह, छह होती है क्या? नहीं भैया। छह होती है क्या? नहीं होती। 5, 12, 18 और 28 होती है। और साथ में एक और कौन सी होती है आपका टैक्स स्लैब, बताएं। तो आप क्या बोलेंगे भैया? 0% होती है, 0%, है ना। एक 0% भी होती है। 0% का मतलब होता है जितने भी ग्रेन्स हैं, अनाज, अनाज, दूध आदि होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, इन पे 0% लगता है। 0% जीएसटी। जैसे मैं आपसे पूछूं, दूध के बने जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पनीर वगैरह हो गए, पनीर, यानी कि जो आपके क्या हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट है, उन पे 5% लग जाता है। 12% किस पे लगता है? जैसे कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं आपके,
कपड़े आदि पर लग जाता है। 18% इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों पर, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया आपका, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ठीक है। 28% ये पेट्रो आपका जैसे टबैको हो गया, ठीक है, तंबाकू। और या आपका जो लग्जरी की चीज़ें हैं, जो महंगी चीज़ें, उन पे कितना लगता है? 28% लगता है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ आप लोग, और क्या पूछ सकते हैं? हाँ एक बात बताओ, जीएसटी के लिए स्लोगन क्या दिया गया था? क्या एक राष्ट्र एक कर, ठीक है, एक राष्ट्र एक कर, क्या बोलेंगे? वन नेशन वन टैक्स का स्लोगन दिया गया। वन नेशन वन टैक्स, ये किसके लिए कहा गया था? जीएसटी के लिए। और जीएसटी को सबसे पहले आप जानते हैं 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि जीएसटी को सबसे पहले किसने लागू किया? तो आप कहेंगे भैया फ्रांस ने सबसे पहले लागू किया। भारतीय राज्यों में असम है। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा मॉडल पर आधारित है। और साथ ही वहीं पर मैं बात करूं आपसे कि मुझे एक बात बताइए, आपका अंतिम राज्य कौन सा था जीएसटी लागू करने वाला? तो आप कहेंगे वो जम्मू और कश्मीर है। कौन सा है? जम्मू और कश्मीर है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर है, कॉमन चीजें पता होंगी। वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी है, उसको किस पर अधिरोपित किया जाता है? जीएसटी को उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है, यानी एट द डेस्टिनेशन वेयर गुड्स एंड सर्विस आर कंज्यूम्ड। ऑप्शन एकदम से ठीक हो जाएगा भाई, जहां गुड्स और सर्विसेज का कंजप्शन होगा वहीं तो जीएसटी होगा। जीएसटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? जीएसटी मेनली कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स का। क्या बोलेंगे भैया? एक होता है सीजीएसटी, सी बोले तो सेंट्रल का, केंद्र का वस्तु एवं सेवा कर, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक स्टेट का होता है एसजीएसटी, स्टेट यानी कि ये किसका होता है? राज्य का। और एक होता है आपका इंटीग्रेटेड आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है ना। तो एसजीएसटी क्या हो जाएगा? स्टेचुरी होता है क्या, स्पेशल होता है, सिस्टमेटिक होता है, या स्टेट गुड होता है? भैया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत बढ़िया, अनुराग पांडे जी ने लिखा है। वेरी गुड, यही बातें हमने की। आगे क्या बोलोगे जी? नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी बनी किसको? जीएसटी को लागू करने के लिए उसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए बद्री नारायण शर्मा, ठीक है। मुझे बताओ, अगर जैसे जीएसटी एक काउंसिल भी गठित होती है, जीएसटी काउंसिल आप पढ़ते होंगे आर्टिकल 279A, इसमें जीएसटी जो काउंसिल होती है कितने मेंबर होते हैं भैया? 33 मेंबर्स होते हैं, 33 मेंबर्स होते हैं। और क्या बोलेंगे, इसमें आपका 33 मेंबर्स में से जो प्रेसिडेंट होंगे वो कौन होते हैं? जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होंगे? तो अध्यक्ष होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर, जो देश के वित्त मंत्री होंगे वही जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होंगे। बहुत पूछा जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, ठीक है। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हमने किस में रखा? आपका वंडर क्लासेस में रखा। और मैंने पूरे सेगमेंट में यही कोशिश की। शुरुआती दौर में तो मैं ये चाहता था कि मैं इसमें कई कई घंटों की क्लास लूँ, ठीक है, और भविष्य में हम ऐसा करेंगे। लेकिन वो आपका सीजीएल के एग्ज़ाम की डेट आने की वजह से आप सब लोगों का जो शेड्यूल था, फिर भी हमने उसमें बहुत अच्छे प्रश्नों को रखने का प्रयास किया। भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान ऑपरेशन किस वर्ष में शुरू हुआ था? जो पहली जनगणना हुई थी, पूर्ण जनगणना, पूर्ण का मतलब नियमित हो गई। आप कहेंगे 1872 में भैया, मेयो के टाइम पर हुई थी, मेयो के टाइम पर, ठीक है। और मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, मैंने जनगणना की एक वीडियो बनाई हुई है, आप लिखना सेंसस नवीन सर यूट्यूब पे, और आप अपने एग्जाम से पहले एटलीस्ट उसको देख के चले जाएं, या उसकी जो, ठीक है, उसकी जो आपका मतलब ओवरव्यू करके चले जाएं एक बार, क्योंकि सेंसस से क्वेश्चन बन जाते हैं। पूर्ण जनगणना अभियान और सारे क्वेश्चन उस वीडियो से बन सकते हैं। 1877, 1875, 1881, ये भैया आपका रिपन, एक आपका भारत में कौन आया था? वायसराय आया था उसके टाइम पर, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं 2011 की जो जनगणना हुई थी वो कौन सी जनगणना थी हमारी? 2011 में जो सेंसस हुआ था, ये आप कहेंगे ये भैया 15वीं थी।
और आजाद भारत की ये आपका कौन सी थी, 7वीं थी। इसके जो कमिश्नर थे, आयुक्त थे, वो कौन थे, सी चंद्रमौली। अब करंट अफेयर्स में मुझे बताएं, वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है, नई वाली के लिए। तो वर्तमान में जो आपका जनगणना आयुक्त हैं, उनका नाम है आपका, क्या बोलोगे, वर्तमान में विवेक जोशी, जो 16वीं जनगणना के लिए हैं, का क्या नाम है, विवेक जोशी। ठीक है। और जब पहली हुई थी, पहली जनगणना, उस समय कौन थे आपका, वो भी आपको पता होना चाहिए, प्लाडेन थे अध्यक्ष। कौन थे, आयुक्त जो थे वो प्लाडेन थे पहली के टाइम पे, जब ये जनगणना हुई थी, प्लाडेन। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस भाषा के बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। देखें जी, अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है भारत में, तो आप कहेंगे भैया सबसे जो ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, लगभग 43% लोग बोलते हैं, लगभग में है, क्या बोलोगे, लगभग में। सबसे कम कौन सी भाषा भारत में बोली जाती है, ये पूछ लूं मैं, सबसे कम कौन सी भारतीय भाषा बोली जाती है, तो आप कहेंगे संस्कृत बोली जाती है, ना के बराबर। ठीक है। उड़िया, मलयालम, कन्नड़, इनमें बांग्ला 8% बोलते हैं, क्या बोलोगे, 8%, 8%। ठीक है। और दूसरी बोली जाने वाली सबसे ज्यादा है। तीसरी पूछ लूं मैं आपसे, थर्ड पर कौन होता है, लगभग 3% के साथ में मराठी बोलते हैं लोग, क्या, मराठी बोलने वाले। ओके। शिशु मृत्यु दर, किसी शिशु के रिक्त स्थान जन्मदिन से पहले होने वाली उसकी मृत्यु है। शिशु मृत्यु दर, किसी शिशु के जन्मदिन से पहले होने वाली उसकी मृत्यु है, कौन से, छठे जन्मदिन से पहले, तीसरे जन्मदिन से पहले, पहले जन्मदिन से पहले, या फिर 10वें जन्मदिन से पहले। तो कौन से, अगर वो पहले जन्मदिन से पहले एक्सपायर हो जाए, क्या बोलोगे, पहले जन्मदिन से पहले, तो उसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक था, सबसे ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व जानते हैं, पर किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले कितने लोग हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो सबसे ज्यादा है, 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 पर्सन रहते हैं, सबसे ज्यादा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं सबसे कम किसका है, सबसे कम हमारा आंसर होगा भैया जी, अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे कम किसका है, वो अरुणाचल प्रदेश का है। यहां पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने, 17 पर्सन रहते हैं, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। यूटी में सबसे ज्यादा किसका है, यूटी में, यूटी बोले तो यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा किसका होगा भैया, दिल्ली का। आदमी के ऊपर आदमी है, 11,297 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। सेकंड पर पूछ ले सबसे ज्यादा में, तो पश्चिम बंगाल आता है सेकंड में, इसका है 1,029 व्यक्ति। और थर्ड पर उत्तर प्रदेश आता है, यूपी का 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, इंडिया का बताना, भारत का कितना है, पूरे भारतवर्ष का एक औसत कितना निकल के आता है सभी राज्यों का, 382 पर्सन का निकल के आता है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पर किलोमीटर स्क्वायर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश है, क्या बोलोगे, या फिर भैया हरियाणा है, या फिर उत्तर प्रदेश है, या फिर पंजाब है। तो सबसे अधिक है एससी का प्रतिशत, आप कहेंगे एससी का परसेंटेज भैया पंजाब में सबसे ज्यादा है। ठीक है, पंजाब में 31.9% है। फिर आपका अगर बात करें हिमाचल में भी आपका दूसरा नंबर आ जाता है हिमाचल का, हिमाचल में आपका लगभग 25% है। मैं पूछूं सबसे कम एससी परसेंटेज कहां पर है, सबसे कम, तो सबसे कम है आपका मिजोरम में,
और देन मेघालय, मिजोरम 0.1% है। क्या है? 0.1% है। बहुत ठीक आंसर दिया था मोहम्मद अरशद। ठीक है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार रिक्त स्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात था। सबसे जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो किसका है? आप बोलेंगे भैया जी केरल का है। कितना है केरल का सेक्स रेशियो? आप बोलेंगे 1084, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है। ठीक है। सेकंड पर कौन आता है? यूटी आता है, पुडुचेरी। तो सबसे ज्यादा किस यूटी का है? तो आप कहेंगे पुडुचेरी का है। कितना है? 1037 है। मैं आपसे पूछूं सबसे कम सेक्स रेशियो किसका है, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम कहां पर है? 879 भैया हरियाणा में है। और पूरे भारत का औसत मैं आपसे पूछूं इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है? तो इंडिया का आप कहेंगे 943 है, 943 है। ठीक है, 943 कितना हो जाएगा? 943 है। 2011 की भारतीय जनगणना के मुताबिक रिक्त स्थान मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी को मेगा सिटी के रूप में जाना जाता है। तो मेगा सिटी किसको कहा जाता है? जिसकी आबादी कितने से अधिक हो? तो आप कहेंगे भैया 10 मिलियन से ज्यादा होनी चाहिए। 10 मिलियन समझते हैं? 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में भैया 10 लाख होते हैं। तो 10 मिलियन में कितने हो गए? 100 लाख हो गए। और 100 लाख ही क्या हो जाता है? 1 करोड़ हो जाता है। तो 1 करोड़ से ज्यादा, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया आपका, ठीक है, आपका कोलकाता हो गया, ये सब क्या है? ये मेगा सिटी हैं। मेगा सिटी हैं। जैसे 2011 में जब सेंसस हुआ तो उसके अनुसार कितने महानगर बताए गए? 53 महानगर हैं भारत में। 53 महानगर बताए गए। ठीक है, क्या बोलेंगे? 53 महानगर बताए गए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, जहां का लिटरेसी रेट सबसे अच्छा है? गोवा, लक्षद्वीप, मिजोरम या फिर केरल? तो आप जानते होंगे इसको। मैं अक्सर आपको बताता था भैया आपको पता होना चाहिए। सबसे अधिक साक्षर डिस्ट्रिक्ट तक भी पूछ लेता, शेरछिप जो मैं आपको बताता था। ठीक है, बताएंगे। जी भैया आदर्श कुमार एकदम ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो साथी लिटरेसी रेट है वो केरल का है। कितना है भैया? केरल का लिटरेसी रेट है 94% के आसपास, जिसमें मेल का जो लिटरेसी रेट है वो 96% के आसपास है, और फीमेल का जो है वो 92% के आसपास है। तो एक एवरेज आता है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं सबसे कम लिटरेसी रेट किसका है? तो सबसे कम भैया बिहार का है। किसका है? सबसे कम बिहार का है। और बिहार का कितना है? 61.80%। और फीमेल में भी सबसे कम किसका है? फीमेल अगर लिटरेसी की बात करें तो फीमेल लिटरेसी में भी कौन आता है? आपका बिहार आता है। और बिहार के बाद आता है राजस्थान। राजस्थान ये दूसरे पर है। बिहार किस पर है? पहले पर है। ठीक है। अच्छा, इंडिया का बताइए मुझे। इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है? तो पहले मेल, फिर आपका फीमेल। तो मेल कितना है? 82.14% है लिटरेसी रेट। और अगर हम बात करते हैं किसकी? फीमेल लिटरेसी रेट की। फीमेल लिटरेसी रेट कितना है? तो आप कहेंगे वो है भैया हमारा 65%, लगभग 65.46। क्या बोलते हैं? और अगर मैं बात करूं तो इसका एक एवरेज कितना आएगा? तो इंडिया का जो निकल के आता है वो आता है 74.04%। ये भारतवर्ष का हो गया। ठीक है, पूरे इंडिया का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात लगभग कितना था? कितने लोग शहरों में रहते थे और कितने लोग गांवों में रहते थे? तो जो ग्रामीण है, यानी कि जो आपका रूरल है, सॉरी, ग्रामीण जो कि आपका क्या है? रूरल है। और शहरी क्या है? जो कि आपका अर्बन है। क्या है? अर्बन है। तो ये कितना होता है आपका? ग्रामीण शहरी तो है 31.16%, और ग्रामीण है आपका 68.86% लोग। ठीक है, ये अनुपात है। तो क्या अनुपात बन जाएगा आपका? नहीं,
क्या पूछा, कुछ और पूछ, शहरी और ग्रामीण, अच्छा शहरी को पहले दे दिया है, ठीक है। तो शहरी लगभग 31 पे हो गया, तो ये एकदम नजदीक है, इसी को चुन लेंगे, ये एकदम नजदीक है। इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपए का अवमूल्यन किस वर्ष किया था, डी वैल्यू। जैसे आप जानते हैं 1947 में क्या हालात थे देश के, अमेरिका का जो $1 था वो किसके बराबर होता था, $1 के बराबर होता था। लेकिन धीरे धीरे वहां औद्योगिक क्रांति आई, क्या हुआ दोस्त वहां पर क्या हुआ, इस रुपए की जो हमारी कीमत थी वो आगे मजबूत होती गई करेंसी, और हमारा रुपया कमजोर होता गया। रुपया जब कमजोर होता गया तो भारत में कैसे रुपये का आवागमन, फ्लो बढ़ाया जा सके, मनी का फ्लो बढ़ाया जा सके, बाहर से इन्वेस्टमेंट लाए जा सके। भाई अगर कोई $1 में आपको 2 टॉफी मिल रही हैं, 2 टॉफी, और मैं बोलूँ इसको डी वैल्यू कर रहा हूँ, मैं डी वैल्यू कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया 50 पैसे पे, मान के चलो। अब तो 50 पे इसकी वैल्यू गिर के, तो 50 पैसे में इस बार 2 टॉफी मिलेंगी आपको डी वैल्यू करने पर। तो आप कहें मतलब कीमत इसकी इसके बराबर कर दी मैंने, तो आप कहेंगे भैया फिर तो इन्वेस्टर आएंगे खरीदने के लिए, क्योंकि चीज़ें उतनी ही मिल रही हैं और कम में मिल रही हैं। तो ये किस लिए होता है साथी, हमेशा निवेश को बढ़ाने के, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। तो रुपए का अवमूल्यन किस वर्ष में किया गया था, 1966 में, इंदिरा गांधी के द्वारा। 3 बार रुपए का अवमूल्यन हुआ है, 1949 में हुआ, 1966 में हुआ, और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में जब एलपीजी पॉलिसी आई थी 1991 में हुआ। 1991 का जो हुआ वो 2 टीयर में किया गया था। एक तो किया गया था 1 जुलाई 1991 को, और एक किया गया था 3 जुलाई 1991 को, 3 जुलाई 1991। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए प्रयुक्त होने वाला एक मानक नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, जिसको साथी UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा पेश किया जाता है। कब से, 1990 से, ठीक है, 1990 से, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 से। इसमें एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, क्या नाम है जी उनका, महबूब उल हक। उन्होंने इसको, महबूब उल हक ने इसको क्या किया था, आपका कॉन्सेप्ट में लेके आए, और साथ में मदद की थी जो भारत के आपका इकोनॉमिस्ट थे, कौन थे, अमर्त्य सेन थे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ग, स्कूली शिक्षा के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, क्या नेशनल इनकम को लिया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, जी भैया। पर कैपिटा कितनी है, पर कैपिटा इनकम, ये भी मनुष्य के विकास को दिखाता है, शिक्षा भी दिखाती है, और उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी वो कितने वर्ष जिएगा, जीवन की जो प्रत्याशा है। लेकिन वातावरण को कभी भी HDI में नहीं लिया जाता। 3 आंकड़े हैं, एक तो आपका शिक्षा हो गया, एक नेशनल इनकम, नेशनल इनकम से मतलब जो उसकी पर कैपिटा इनकम है, खुद कितना कमाता है व्यक्ति, और उसकी लाइफ कैसी है, जीवन प्रत्याशा कितना जिएगा। ये 3 आंकड़े हैं जो HDI को डिसाइड करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एगमार्क अहित उत्पाद नहीं है, एगमार्क अरहित, जिस पर साथी आपका एगमार्क एलिजिबल नहीं होगा। एगमार्क होता है आपका साथी एग फॉर एग्रीकल्चर, यानी किस पर, जो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है यानी कृषि उत्पाद है। क्या शहद एक कृषि उत्पाद है, जी भैया। सब्जियां हैं, मसाले हैं, स्वर्ण आभूषण पर नहीं लगेगा। यहां होता है आपका क्या बोलोगे, हॉलमार्क होता है, हॉलमार्क। इसके लिए एग मार्क नहीं होता, हॉलमार्क होता है। क्या होता है, हॉलमार्क होता है। ठीक है, और सोने से याद रखना, सोने पर GST कितना लगता है, सोने पर GST कितना लगता है, तो सोने और चांदी पर कितना GST लगेगा आपका, याद रख लेना, 3% लगता है। कितना, 3%। उसके लिए अलग से GST की वो स्लैब में आता ही नहीं है, उस स्लैब में जो दी गई है। बहुत अच्छा लिखा है आदर्श कुमार जी ने। UNDP हेडक्वार्टर इज एट न्यूयॉर्क। ठीक है, कोई दिक्कत भैया, 69 को एक बार देखें, बी एकदम ठीक है, मानक नहीं है। हाँ ठीक तो है भाई, नहीं पूछा गया है ना, तो ये तो होते हैं, एजुकेशन को काउंट किया जाता है, पर कैपिटा इनकम को, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को देखा जाता है, एकदम ठीक है। भारत में हरित क्रांति, कॉमन सा क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन है,
बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने इकोनॉमिक्स में कि भैया MS स्वामीनाथन द्वारा इसको लाया गया। तब भारत के वित्त मंत्री BBR सुब्रमण्यम थे, आपका सॉरी कृषि मंत्री। लाल बहादुर शास्त्री जी का ये सपना था। और पूरी दुनिया में किसको जाना जाता है हरित क्रांति के लिए? ठीक है, किसको जाना जाता है? जिनको 1970 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, जो मैक्सिको से संबंध रखते हैं, उनका नाम बताओ। पूरी दुनिया में हरित क्रांति के जनक कौन है? मैक्सिको जननी है पूरी आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन की। भारत में MS स्वामीनाथन है। जो हरित क्रांति हुई उसको बोलते हैं, जो बीज आए उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तो हाई यील्डिंग वैरायटी पैटर्न आया था। नहीं, वैरायटी पैटर्न नहीं था, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम आया था। प्रोग्राम, तो क्या बोलेंगे? हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम भैया आया था। कब आई थी ये? 1967 टू 68। जिन साथियों ने आंसर दिया होगा, पूरे अगर हम बात करें ग्लोबली, जो फादर हैं किसके ग्रीन रेवोल्यूशन के, उनका नाम नॉर्मन बोरलाग है। स्वागत जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, वेरी गुड। पीयूष गुप्ता जी ने आंसर दिया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब दी थी? राष्ट्रीय किसान नीति कब आई थी देश में किसानों के लिए? 2007 में। मेरा आपसे प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कि भाई किसान क्रेडिट कार्ड योजना जानते हैं ना, किसान KCC बोलते हैं इसको, यानी कि आप अपनी भूमि पर क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं। KCC, KCC पर आप लोन ले सकते हैं, KCC पर। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड। KCC पर लोन आप समझते, जमीन पर, भाई जमीन के अनुसार कितनी जमीन है। जैसे अपना एजुकेशन लोन जो है, जब हमने इंजीनियरिंग में लिया तो अपने किस पे लिया गया? KCC के आधार पर निकाल के उसको एजुकेशन लोन में कन्वर्ट करवाया गया। Okay. बहुत बढ़िया। अभिजीत तिवारी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं भैया, गलत आंसर है प्रशांत राजपूत जी आपका, गलत है जी। MS स्वामीनाथन को अभी हाल ही में भारत रत्न मिला। अमित कुमार जी का आंसर ठीक है, बाकी सबके गलत हैं। KCC के लिए क्रेडिट कार्ड का योजना कब आई? 1998 में आई। और क्या बोलोगे भैया, नेशनल फार्मर्स पॉलिसी कब आई थी? 2007 में आई थी। फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय है जो MSP को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? कौन करता है दोस्त आपका? नीति आयोग, ये तो योजना आयोग की जगह बना। FCI दोस्त आपका फूड कॉरपोरेशन है, खाद्य को रेगुलेट करने के लिए। नाबार्ड आपका रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के लिए। CACP, क्या बोलेंगे? CACP है। CACP का फुल फॉर्म कितने लोग बताएंगे? इसको बोलते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग कितनी फसलों के लिए MSP जारी करता है, ये बता सकते हैं? कमीशन फॉर, गलत फुल फॉर्म याद रखना इसका, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कोस्ट्स एंड प्राइस, एंड प्राइस, CACP होता है। ठीक है, और CACP की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1965 को, 1965 को। तब तो इसका नाम क्या हुआ करता था आपका? कृषि लागत कृषि मूल्य आयोग होता था, यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्राइज, CAP बोलते थे इसको। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्राइज यानी कि कृषि, क्या बोलेंगे इसको? एग्रीकल्चर फॉर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्राइज यानी कृषि मूल्य आयोग कहा जाता था। इसका जो CACP नाम पड़ा था, ये पड़ा था 1985, 1985 में। बताएं भैया, कितनी फसलों के लिए MSP? अमित इक्का जी, आपका आंसर गलत है। 21 फसल कह रहे हैं अमित जी। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं कि 21 फसलों के लिए MSP जारी होता है? अब बुद्धू, तुम कहाँ सोते रहते थे? इतनी अच्छी नायक सीरीज कराई थी, सब कुछ उसमें बताया हुआ था, कहाँ सोए हुए थे तब से? भैया 23 के लिए होता है। जैसे 23 वस्तु नहीं बोल सकते, फसल ही बोलेंगे। जैसे 7 तो इसमें अनाज आ जाते हैं, कौन आते हैं? 7 तो ग्रेन की चीज़ें आ जाती हैं। 5 इसमें दाल आ जाती हैं, 5 दाल के लिए MSP की, इससे कंपनी खरीदा जाएगा। ठीक है, 7 इसमें जिन चीज़ों से तेल निकलता हो, जैसे सरसों जैसी चीज़ें, तिलहन हो गया। और 4 होती हैं इसमें कौन सी? कॉमर्शियल क्रॉप्स होती हैं। कौन सी होती हैं? वाणिज्यिक।
तो क्या बोल रहे हैं, 7 5 12, 7 19 और 4 23 हो जाती है, ठीक है। लेकिन गन्ने के लिए क्या जारी होता है, गन्ने के लिए होता है एफआरपी, एफआरपी जारी होता है। एफआरपी बोलते तो फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है, यानी उचित एवं लाभकारी मूल्य कहते हैं इसको। गन्ने एमएसपी नहीं होता, उचित और लाभकारी मूल्य इसके लिए होता है, उचित और लाभकारी मूल्य, उचित और लाभकारी मूल्य होता है। बाकी सबने लिखा, वेरी गुड भगीरथ जी, आपका ठीक आंसर था, गन्ने के लिए एफआरपी होता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम जिसको कहते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम को कौन चलाता है, पीएफआरडीए। तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है, पीएफआरडीए। पीएफआरडीए का मतलब होता है आपका पेंशन फंड रेगुलेटरी। क्या होता है, पेंशन, आपके जो फंड होते हैं रेगुलेटरी, पेंशन फंड रेगुलेटरी, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये क्या करती है, एनपीएस को लागू करती है। आपसे पूछे एनपीएस स्कीम देश में कब आई थी, 1 जनवरी 2004 को ये एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम लागू हुई थी, ठीक है साथी, लागू हुई थी। रिक्त स्थान आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए साथी पात्र हैं। कितने लोगों के लिए मिलता है सुरक्षा बीमा, तो आप बोलेंगे भैया 18 से 70 लोग के साल के बीच में। कब आई थी पीएम सुरक्षा योजना, कुछ योजनाएं आपको पता होनी चाहिए, 9 मई 2015 को आई थी, 9 मई 2015, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर, कि आप पूरे साल का वार्षिक प्रीमियम 12 रुपए देते हैं, और कोई दुर्घटनावश मृत्यु हो जाए तो जोखिम कवर कितने का दिया जाता है, तो कितने रुपए का कवर मिलेगा बाद में, 2 लाख रुपए का। क्या बोलेंगे, मृत्यु पर 2 लाख का, और साथ ही कोई आपका हैंडीकैप हो गया, कोई व्यक्ति हैंडीकैप हो गया, यानी आंशिक कोई विकलांगता आ गई, आंशिक विकलांगता, तो उस पर कितना दिया जाएगा फिर, 1 लाख रुपए, हैंडीकैप्ड होने पर 1 लाख रुपए दिया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें साथी आपका टाइटल दिया गया था कि भैया पूरे देश में खाते खुलवाओ, बोला गया था मेरा खाता भाग्य विधाता, ये कब शुरू हुई थी, मेरा खाता भाग्य विधाता, कि भाई सबके पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए ताकि जो छूट वगैरह है वो सब आए। और इसमें सर्वाधिक खाते किसमें खुले थे, सबसे ज्यादा अकाउंट कहाँ पर खुले थे, सर्वाधिक खाते भैया उत्तर प्रदेश में खुले थे, यूपी में खुले थे। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, 2024 में इसको 10 साल हो गए, इसकी 10th एनिवर्सरी मनाई गई, 10वीं वर्षगांठ मनाई गई, ठीक है, 10th एनिवर्सरी इसकी मनाई गई, ठीक है, 10th एनिवर्सरी 28 अगस्त 2014 को ये शुरू की गई थी, 28 अगस्त। और सबसे बड़ी, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी फाइनेंस स्कीम है, सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है पूरी दुनिया की। इंद्रधनुष 2.0 का संबंध किससे है बताएंगे, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है उनका साथी रिकैपिटलाइजेशन, या जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट, या फिर आपका निजी क्षेत्र के जो बैंक, प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक नहीं भैया, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं उनको फिर से पूंजीकृत किया जाए, ठीक है, रिकैपिटलाइज उनको किया जाए, यही इंद्रधनुष 2.0 का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना पीएमआरवाई कब शुरू की गई थी, क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो ये 1993 में शुरू हुई थी, 1993 में, 1993 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है, याद रखना है। मनरेगा एक अधिनियम है, मनरेगा बताएंगे जी, जो वयस्क स्वेच्छाकर्मियों को अकुशल शारीरिक कार्य हेतु न्यूनतम कितने दिन की गारंटी मिलती है, 100 डेज वर्क की गारंटी मिलती है, ठीक है, कितने की गारंटी मिलती है, 100 डेज वर्क की गारंटी मिलती है। तो मुझे बताओ इसका पुराना नाम क्या होता था, नरेगा होता था, क्या होता था, इसका पुराना नाम तो भैया नरेगा होता था।
और आपसे पूछे नरेगा एक्ट कब आया था, तो आप कहेंगे नरेगा एक्ट आया था भैया 2005 में, नरेगा एक्ट। लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को हमने क्या कर दिया था, इसको मनरेगा कर दिया था, मनरेगा, मनरेगा, ठीक है, मनरेगा। महात्मा गांधी, बोलो भी फटाफट से, महात्मा गांधी क्या कर दिया था, नेशनल मनरेगा, महात्मा गांधी, बोलो भी फटाफट से, क्या कर दिया था हमने इसको, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था ये। महात्मा गांधी नेशनल, रीजनल नहीं है, महात्मा गांधी नेशनल, महात्मा गांधी नेशनल, महात्मा गांधी नेशनल, ठीक है। रूरल एम्प्लॉय ग्रांट्स एक्ट नहीं है, ऐसे एलिमिनेट भी करना पड़ता है कई बार, ग्रांट्स एक्ट, क्या बोलेंगे भैया, गारंटी एक्ट है। क्या है, महात्मा गांधी नेशनल, एम से महात्मा गांधी हो गया, एन से नेशनल, आर से रूरल हो गया, ई से एम्प्लॉयमेंट हो गया, और एफ क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट हो गया, जी से गारंटी, और ए से एक्ट हो गया भाई। निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 4 स्तंभों में से एक नहीं है। मेक इन इंडिया कब शुरू किया था गवर्नमेंट ने, फटाफट से आंसर करें। तो न्यू प्रोसेसेस, नई प्रक्रियाएं, इसका एक पार्ट था। न्यू सेक्टर्स पर हम काम करेंगे, ठीक है। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम काम करेंगे, लेकिन पार्टिसिपेशन, सहभागिता की कोई बात नहीं हुई थी। चौथा स्तंभ तो था न्यू थॉट्स, नई सोच, क्या बोलेंगे, नई सोच, नई सोच का मतलब था न्यू थॉट्स, न्यू थॉट्स, ठीक है। कब शुरू हुई थी भैया, ये शुरू हुई थी आपका 25 सितंबर 2014 से, जिस पर शेर बना होता था, मेक इन इंडिया, कॉग्स से निर्मित शेर था वो। अमरूत का पूर्ण रूप क्या होता है, अमरूत, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मोड फॉर रोड्स, या ऑल मिशन फॉर रोड्स, या ऑल मोड फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी शहरी क्षेत्रों के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उनको फिर से, रिजुविनेशन का मतलब क्या होता है, फिर से उसका सुदृढ़ीकरण, फिर से उसको मजबूत और सुंदर बनाना, ये अमरूत थी। तो अमरूत योजना का पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन। कब से शुरू हुई थी साथी, ये 2015 से शुरू हुई थी, जून 2015, और यहीं पर आई थी आपका एक पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना कब से शुरू हुई थी, तो पीएम आवास योजना भैया 2015 से ही शुरू हुई थी, 2015 से। कोई दिक्कत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी, बिल्कुल ठीक है चीनू सिंह जी आपका आंसर, नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे। तो नमामि गंगे कब शुरू हुआ साथी आपका, जुलाई 2014 में। गंगा जी से रिलेटेड 2 प्रोजेक्ट और पूछे जाते हैं। इसका लक्ष्य उस टाइम पे कितना रखा गया था भैया, 2020 तक गंगा जी को साफ कर लेंगे, कर पाए, आप कहेंगे काफी हद तक काम हुआ है 2020 तक, लेकिन लोग ही नहीं मानते, लोग खुद ही गंदगी भेजते हैं नदियों में। गंगा एक्शन प्लान, लोगों को ये लगता है कि बस गंदगी मेरे घर में ना रहे, मेरे घर के बेशक बाहर पड़ी रहे, बस घर से बाहर निकाल के फेंक दूं उसको। 1985-86 में आया था, राजीव गांधी जी लेके आए थे सबसे पहले इसको, गंगा एक्शन प्लान, राजीव गांधी जी। मनमोहन जी के टाइम पे आया था, राष्ट्रीय गंगा नदी घोषित की गई थी। राष्ट्रीय गंगा को क्या बोला गया था, गंगा नदी, राष्ट्रीय गंगा नदी कब घोषित हुई थी, 2008 में, ठीक है। और 2009 में इसको एग्जीक्यूट कर लिया गया। कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है, सौर संचालित परिवहन को, यानी जो सोलर पावर ट्रांसपोर्ट है, या सोलर फार्मिंग को, या उद्योगों में आपका सौर प्रकाश व्यवस्था, सोलर लाइटिंग इन इंडस्ट्रीज। आप कहेंगे नहीं भैया, वो कहते हैं कि सौर ऊर्जा के थ्रू खेती करो, यही कुसुम योजना है। क्या बोलेंगे, क्योंकि सौर ऊर्जा से क्या चलानी थी भैया, ट्यूबवेल चलाना, ट्यूबवेल ऑपरेटेड बाय सोलर एनर्जी। ट्यूबवेल जो संचालित हों वो किसके द्वारा संचालित हों, वो सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित हों। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था,
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, या नरेंद्र मोदी जी ने? तो आप बोलेंगे भैया नरेंद्र मोदी जी ने। सुकन्या समृद्धि योजना, क्या बोलोगे, कब की है ये आपका? कब की है ये आपका भैया? 2015। एक वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको तो सब जानते हैं ना, 22 जनवरी 2015। बेटी, ये बताओ मुझे तुम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम बदल के क्या कर दिया गया? मैं हो गई फटाफट से। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 2015 को, 2 अक्टूबर 2014 को, 15 अगस्त को, या फिर 2 अक्टूबर 2015 को? तो गांधी जी ने, मैंने बताया ना, गांधी जी गांव गांव जा करके सफाई करते थे, गांव गांव जा करके सफाई करते थे, तो उन्हीं को प्रेरित है ये, तो उनके जन्मदिन को लेकर के 2 अक्टूबर 2014, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, है ना। लक्ष्य क्या था इसका? इसका लक्ष्य था साथी कि 2019 में गांधी जी के 1869 में उनका जन्म हुआ, 150वीं वर्षगांठ थी। देश को, लक्ष्य था देश को ओडीएफ, ओपन डिफेकेशन फ्री, क्या करना था, घोषित करना था, ओडीएफ घोषित, कि भैया अब खुले में जो है हम शौच आदि गंदगी आदि नहीं करते हैं। तो ये स्वच्छ भारत मिशन था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मुझे बताइए उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे भैया किससे है? फ्री गैस कनेक्शन से है, मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त गैस कनेक्शन से इसका संबंध है, मुफ्त गैस कनेक्शन। और ये शुभारंभ कब हुआ था? 1 मई 2016 को हुआ था, 1 मई 2016 को। कहाँ से हुआ था? बलिया यूपी से इसको शुभारंभ किया गया था, बलिया यूपी से। इसका वर्जन 2.0 भी आया। जी भैया। उज्ज्वला 2.0 कब शुरू किया गया था? उज्ज्वला 2.0 ये शुरू हुआ आपका 10 अगस्त 2021 से। कहाँ से शुरू हुआ था ये? महोबा यूपी से, महोबा यूपी से शुरू हुआ आपका 2.0। ठीक है, 2.0। पहल योजना का संबंध किससे है? पहल का क्या मतलब है? क्या ये महिला शिक्षा को लेकर के है पहल? नहीं भैया। एलपीजी पर जो सब्सिडी मिलती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पर जो सब्सिडी मिलती है, उसका जो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है खाते में, जो सीधा ट्रांसफर होता है, एलपीजी सब्सिडी क्या बोलेंगे इसका? 15 नवंबर 2014 इसको पुनर्स्थापित किया गया था। ऐसा नहीं था कि पहले नहीं थी, कांग्रेस के टाइम पे भी इसकी शुरुआत हुई थी, फिर बीजेपी ने इसको सुधार किया। चालू तो ये हो गई थी 1 जून 2013 को, कांग्रेस के टाइम पे पहल। ठीक है, और फिर देश के कितने 54 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको शुरू किया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, पेरिस फ्रांस में, या जेनेवा स्विट्जरलैंड? आप कहेंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है। वॉशिंगटन में किसका है? वर्ल्ड बैंक का है, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक। पेरिस फ्रांस में किसका है साथी? यूनेस्को का है, यूनेस्को का है। ठीक है, यूनेस्को का। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में जाना जाता है, विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, इसको बोले आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी। जब आपको स्टैटिक जी के मैंने पढ़ाई होगी तो क्या बताया था कि भैया जो वर्ल्ड बैंक है आपका, वर्ल्ड बैंक है, उसके कितने पार्ट होते हैं भैया? आईबीआरडी होता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट होता है, एक्सिड होता है, याद है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। और क्या होता था आपका? मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी होता था एक। बताएं जी और कौन कौन सा होता है? आईबीआरडी होता है, एक्सिड होता है, मीगा होता है, एक आपका, और कौन कौन से बताए थे आपको? याद करें जरा, मुझे याद नहीं आ रहे हैं अभी, आप शायद याद दिला पाएंगे। वर्ल्ड बैंक के 5 प्रमुख अंग, एक आईडीए होता है,
इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी होता है। एक बच गया, कौन सा बचा, देखते हैं भैया। वर्ल्ड बैंक के 5 अंग कौन कौन से हैं? आईबीआरडी होता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी होता है, आईडीए। और आपका इक्सिड होता है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स होता है। और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा होता है। एक और होता है, वो आप बताएंगे भैया। भैया आईएमएफ का भी वॉशिंगटन डीसी में है। क्या बोलेंगे जी? हाँ, एक बच्चे ने याद दिलाया हमको, आदर्श कुमार ने। आईएफएससी होता है, यानी कि आपका इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन होता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम उसको कहते हैं। वेरी गुड, बहुत शाबाश और बहुत सारा थैंक यू। किसके द्वारा किया जाता है आईबीआरडी? आईबीआरडी किसको बोलेंगे? वर्ल्ड बैंक को बोलते हैं। ठीक है, बहुत पूछा है एसएससी ने इसको। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक और सामाजिक विकास को गति, ये पूछ रहे, आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करने के लिए कैसी? टेक्निकल असिस्टेंस देना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, उसको प्रमोट करना। पर्यावरण समस्याओं पर सहयोग को प्रोत्साहन देना, एनकरेज द कोऑपरेशन इन एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स। या फिर आपका चाइल्ड हेल्थ के लिए और साथ ही वेलफेयर सर्विसेज के लिए हेल्प करना। तो क्या हो जाएगा इसमें, बोलेंगे भैया? इसमें हम चुनना चाहेंगे आपका आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, आर्थिक। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? देखो, एचडीआई के आंकड़े तो जारी किए इसने 1990 से, लेकिन यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? वो 1965 में हुई थी, न्यूयॉर्क में है ये एक संस्था है। और क्या काम कर रही है संस्था? कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए काम कर रही है, उसके लिए जो तकनीकी सहायता दे सके, यानी कि टेक्निकल असिस्टेंस किस बात के लिए? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको हम भेल कहते हैं, भेल का निगमन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? भेल का निगमन, तो भेल की स्थापना भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 1964 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कभी भी पूछे आप कहेंगे नई दिल्ली होगा भैया। क्या होगा? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, जैसे गेल पूछा जाता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल 1984 में। हेडक्वार्टर इसका भी कहाँ पर है भैया जी? न्यू दिल्ली में है। ठीक है भाई साहब, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, जैसे विप्रो लिमिटेड में आपसे पूछ लूँ, विप्रो लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी आपका? ये 1945 में हुई, विप्रो। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल, एनटीपीसी में आपको बता ही चुका था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको सेल कहते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत स्टील लिमिटेड, इंडियन स्टील लिमिटेड या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड? तो पहले तो इसको बोलते थे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। सेल की स्थापना कब हुई? 1973, नई दिल्ली, हेडक्वार्टर सेल। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड हुआ करता था, अब बोलते सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको क्या बोलते हैं? TISCO, टिस्को। क्या बोलते हैं? टिस्को, 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 टिस्को। जरा भैया डिस्को में खिसको। टिस्को, टिस्को की स्थापना हुई है 1907 में, 1907 में। कहां पर हुआ था टिस्को का स्थापना? जमशेदपुर में, झारखंड में हुआ था। जमशेदपुर, झारखंड, झारखंड। ठीक है, जो टाटा फैमिली है उसने किया था, जो आपके जमशेद दोराबजी टाटा थे। सुना ना जमशेद जी दोराबजी टाटा का नाम? जो आपका जो भारतीय ओलंपिक था उसके पहले अध्यक्ष थे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। निम्न में से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? जी बताएंगे। जैसे 1967-68 को आप कहते हैं क्या? ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि आपका हरित क्रांति। जी भैया। जैसे 1970 को हम कहते हैं वर्गीज कुरियन वाला व्हाइट रिवॉल्यूशन, जो दुग्ध क्रांति है। व्हाइट मतलब श्वेत, ये तो हो गई श्वेत क्रांति अर्थात दुग्ध क्रांति, वर्गीज कुरियन की। ये हो गई आपका हरित क्रांति। क्या बोलोगे? हरित क्रांति होगी। स्वर्ण क्रांति के नाम से किसको जाना जाता है? क्या बोलेंगे? 1991 से 2003 तक जो हुई। इसका जो जनक है वो निरपक्ष है। कौन है जनक? है इसके निरपक्ष तुतेज, निरपक्ष तुतेज। किसके लिए होती है ये?
क्या बोलोगे? स्वर्ण क्रांति। भैया स्वर्ण क्रांति यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है, फल, शहद, बागवानी, बागवानी यानी हार्टिकल्चर जो है, इसको बढ़ावा देने के लिए है। श्वेत क्रांति जिस प्रकार दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध किससे है? जो येलो रिवॉल्यूशन है, क्या वो आलू से है? आलू से तो भैया गोल है। शहद अभी बता चुका। पीली क्रांति मतलब तेल वाली चीजें, तेल पीला होता है, ठीक है। नीली क्रांति बताना, ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? भैया फिशिंग से है, मत्स्य पालन से। किससे? मत्स्य पालन से। मुझे बताओ पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का भैया प्याज और झींगा मछली से है। प्याज और झींगा मछली से है, झींगा। जैसे अंडा लिखा हुआ, अंडे से कौन सी है? रजत क्रांति है, सिल्वर रिवॉल्यूशन है। रजत क्रांति, अंडा और या मुर्गी भी बोल दे आपसे, अंडा या मुर्गी। मुझे बताओ ब्लैक रिवॉल्यूशन किस बात के लिए? कृष्ण क्रांति, काली क्रांति जिसको बोलते हैं, वो पेट्रोलियम के लिए। पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? काली क्रांति भैया पेट्रोलियम के लिए है, पेट्रोलियम के लिए है। आर्थिक शब्दावली में एनएसडीएल का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एनपीए जैसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है आपका, ठीक है। ये सब आप सब लोगों को जो इकोनॉमी की फुल फॉर्म है वो पता होनी चाहिए, बड़ी पूछी जाती है, उनको ध्यान से देखा करो हमेशा पढ़ते टाइम। इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी एनएसडीएल, इसका मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। जो बाहर आपकी जो नेशनल सिक्योरिटीज हैं उसके लिए जो डिपॉजिटरी है उसके लिए लिमिटेड है, ये उसका रख रखाव करता है। देश की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है एनएसडीएल, याद रख लेना। 1996 में इसको स्थापित किया था, ये भी जान लो, 1996 में। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो भी हमारा साथी आपका राष्ट्रीय सुरक्षा की चीजें हैं उनके लिए डिपॉजिटरी है। निम्नलिखित में से नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? बताओ भैया, नीति का पूरा नाम बताना एक बार। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, और किसकी जगह लाए थे हम नीति आयोग को? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। किसकी जगह आया था नीति आयोग? आप कहेंगे भैया नीति आयोग को, योजना आयोग को डिसेबल करके, मैंने बताया था आपको जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 2012 से 2017 चलनी थी, क्या वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाई थी? आप कहेंगे नहीं भैया, 2015 में ही उसको डिसेबल कर दिया गया। और क्या आ गया? नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे, नीति आयोग के अध्यक्ष भी पीएम ही होते हैं। आप पूछ रहे नीति आयोग के कौन उपाध्यक्ष हैं, ये आपसे क्वेश्चन है। अजीत त्यागी, अरविंद परगड़िया, या आपका राजीव कुमार, या फिर नरेंद्र मोदी होंगे। तो कौन होंगे आपको बोलेंगे भैया? नरेंद्र मोदी तो इसके अध्यक्ष हो गए, ठीक है। और अरविंद पनगड़िया जो थे आपका साथी, इसमें क्या बोलोगे? ये प्रथम प्रथम उपाध्यक्ष थे, प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो प्रथम उपाध्यक्ष ही इसको कर लीजिए ना, सबसे अच्छा तो यही आंसर बनेगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तब आंसर अच्छा बन जाए। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। क्वेश्चन को मैंने चेंज किया है, जरा ध्यान से देखना। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे? FICCI, फिक्की की बात कर रहा है। और फिक्की का फुल फॉर्म याद रख लेना, फेडरेशन से। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर्म्ड। कब स्थापित हुआ है फिक्की? आप बोलेंगे 1927 में फिक्की की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, फिक्की का भी? नई दिल्ली में। फिक्की का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है, याद रख लेना है इसको। और महात्मा गांधी जी की सलाह पर हुई थी, ये भी पूछ ले। फिक्की की स्थापना किसकी सलाह पर हुई थी? गांधी जी की सलाह पर, ऑन द एडवाइस ऑफ गांधी जी, गांधी जी की सलाह पर। और कौन लोग थे आपका गांधी जी के प्रिय? घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला जो उस समय के बड़े उद्योगपति थे, कहते हैं ना टाटा बिड़ला, तो ये भैया आज़ादी के पहले के अमीर लोग हैं। पुरुषोत्तम ठक्कर, क्या बोलोगे? पुरुषोत्तम ठक्कर, पुरुषोत्तम ठक्कर, 1927। एसोचेम का पूर्ण रूप क्या होता है? एसोचेम,
एस्टेब्लिश्ड बाय 1920, एस्टेब्लिश्ड इन 1920। तो जितना भी भारत का जो कॉमर्स इंडस्ट्री है उसका सबसे चीफ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यही होता है, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड क्या बोलेगा, कॉमर्स होता है, एसोसिएटेड क्या बोलेंगे इसको, बोलते हैं एसओ, एसओ सी, CHAM, एसोसिएटेड चैम्बर्स। किस बात के लिए, एसोसिएटेड चैम्बर्स इन इंडिया, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत बढ़िया, ये सही होगा। और आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका आंसर आप देंगे। NRHM का पूरा नाम क्या होगा? सर आज लास्ट क्लास है क्या? जी प्रशांत राजपूत, जी भाई साहब। भैया नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष जो हैं वो सुमन बेरी हैं। जी हाँ, इसीलिए मैंने उसको चेंज किया कि पहला प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, इसीलिए चेंज किया। NRHM क्या होता है? तो क्या बोलेंगे भैया, NHRM को कांग्रेस सरकार द्वारा 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। तो ये क्या होता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो ग्रामीण स्वास्थ्य है उसको बढ़ाना है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन होता है NRHM। ओके जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? मैं 5 मिनट आप लोगों से बात करना चाहूंगा, आप मुझे बता सकते हैं कोई बात है तो, कोई भी बात है। अब आप सब लोगों का एग्जाम है, आप हमेशा सीखते हैं, मेहनत करते हैं। मेरी सिर्फ एडवाइस साथी आपके एग्जाम के लिए इतनी भर मात्र है कि परीक्षा में जो प्रश्न आपको आते हैं, जो एक आसान प्रश्न है, वो कभी गलत नहीं होना चाहिए आपसे। जो प्रश्न बनना चाहिए उसको बना लेना है। क्या टफ एग्जाम में पूछा जाएगा उसकी चिंता, या भैया ये 2-4 प्रश्न तो ऐसे थे अजीबो गरीब, ये किसी ने नहीं पढ़ाए, वो हमेशा आपके सामने रहेगा, हर एग्जाम में रहेगा। किसी भी एग्जाम को आप निचोड़ के ढूंढ सकते हैं कि 5-7 प्रश्न ऐसे आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, बात ये इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या याद करना था, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी, अपना टाइम ज़्यादा खर्च नहीं करना था, और बहुत एडवांस लेवल की तैयारी भी कर लेनी थी। ठीक है सर, कब से होंगी क्लास, फिर कब से लोगे? भैया क्लास खत्म हो गई है, CGL का एग्जाम है 9 तारीख से। MTS वाले तुम बच्चों को तो ये फ्री में, एक ऐसा समझो बोनस दे दिया गया, फ्री में। ठीक है, फ्री में एक बोनस मिला। सर बहुत अच्छा सफ़र रहा, फैजान अंसारी जी, वंडर क्लासेस का बहुत सारा देखो इसी क्लासेस को हम यूट्यूब पे कराते तो लाखों बच्चे आते। एप्लीकेशन पे कराने का मकसद ये था कि भाई आपकी एप्लीकेशन पे चीज़ों को एक बार रिवाइज करा दिया जाए कि महत्वपूर्ण चीज़ें कैसी हैं। सर इतनी चीज़ें याद करने की ट्रिक क्या है आपकी? ट्रिक कोई नहीं है, वो चीज़ें शायद साथी कई कई बार बोली गई हैं। मेरे हिसाब से तो मैंने तो चीज़ों को 50-50 बार प्रैक्टिस सेशन में अक्सर बोलता रहता हूँ। सर मैं नायक सीरीज और वंडर सीरीज पूरी कर चुका हूँ, बहुत अच्छा स्कोर आएगा, फ़ायदा लिखना है ना। जब रिजल्ट बने तब भूलना नहीं, तब याद करना उस नायक सीरीज को, उस वंडर क्लास को। ओके, थैंक यू अनुराग जी। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, हमेशा एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। और एक अंतिम मैसेज मेरा ये भी है साथी, आप अपने घर रहते हैं, ठीक है, तो बी एथिकल। एथिकल का मतलब है नैतिकता के साथ रहना है। नैतिकता के साथ रहने का मतलब है कि जब आप कोई एक्शन करें तो उसके बारे में पहले सोच विचार लें कि वो सही है या नहीं है। दुनिया के लिए नहीं करना है आपको कि भाई दुनिया क्या कहेगी, आपको खुद के लिए करना है कि मुझे कैसा फील होगा। तो ऐसा कोई भी काम जो आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई ना करे, जैसे मान के चलो आप नहीं चाहते कोई आपको डांटे, आपको कोई गुस्सा करे, आपको कोई धमका दे, आपकी कोई बुराई कर दे, आपके बारे में कोई चुगली कर दे, आपके बारे में कोई आपका हेट फैलाए, आपके बारे में कोई ईर्ष्या कर दे, आपकी चीज़ों को कोई नुकसान पहुंचा दे, मतलब ऐसी वो सारी चीज़ें जो आप नहीं चाहते कि आपके साथ हों, ऐसी चीज़ें आपको भी किसी और के साथ नहीं करने हैं। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ लाइफ। इससे साधारण कुछ नहीं है, ये चुनाव आप कर सकते हैं। अच्छा ये चीज़ मेरे साथ कोई करे, अच्छा ये चीज़ मैं किसी और के साथ करूं, इतना भर चुनाव कर लो। और कहते हैं जिंदगी में आपने अगर किसी की आलोचना करना ये छोड़ दिया, किसी से ईर्ष्या करना ये छोड़ दिया, और आप एक ईमानदारी के जीवन पे आगे चलते रहे कि हाँ मुझे मेहनत में विश्वास करना है, आगे बढ़ना है,
मेहनत करते समय हम 1000 बार असफल होते हैं, लेकिन फिर से खड़े होकर सफल होने का जो जज्बा है कि हाँ मैं कर दिखाऊंगा, वो सबसे ज़रूरी है। मोटिवेशन वोटिवेशन कुछ नहीं होता, वो बस चंद सेकंड की चीज़ होती है। बस मैं कहूँगा कि आपके अंदर एथिक्स होंगी तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे, मेहनत कर पाओगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। और ज़रूरी नहीं है कि, मैं तो ये हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स से कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाते, गवर्नमेंट जॉब से ही भविष्य निर्धारित होता है। लेकिन वो सरकारी नौकरी आपको कभी गर्दिश में नहीं आने देगी, गर्दिश मतलब गरीबी में। क्योंकि व्यापार में यार नुकसान के चांसेस होते हैं। फिर गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो बहुत धनाढ्य घरों से बच्चे नहीं होते कि भाई बिजनेस में कोई लॉस हो गया तो कैसे भरपाई होगी। सरकारी नौकरी एक स्तर देती है, एक स्टेबिलिटी देती है लाइफ में गवर्नमेंट जॉब से। आप उसके बाद कुछ कर सकते हैं, आपके पास फंड्स भी आने लगेंगे, आपको लगता है आपके पास कोई बिजनेस प्लान है, आप इंटेलेक्चुअल प्रवृत्ति के लोग हैं, आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, आप चीज़ों को बहुत एक्सप्लोर या एक्सपैंड कर सकते हैं, तो फिर आप उसको आगे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी अभी इन 2-4 सालों में ही आप व्यापार को बहुत तरक्की पे लेके जाएंगे, तो मतलब कहीं भी जाएंगे। ऐसा भी होगा बहुत सारे आप में से जो असफल रहेंगे, कुछ और अपनी लाइफ में करना, ठीक है। तो कुछ और लाइफ में करना मतलब आपको हमेशा ऑप्शंस होंगे कुछ ना कुछ करने के। और ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ ना कुछ करने के ऑप्शन ना हो, तो कुछ भी करना है यार खुशी के लिए। बस अपना ख्याल रखना है ना, अच्छे से पढ़ना। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम आप सभी को।